किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसमें से फ्लो होने वाली करंट उतनी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सब अब तक हमने कवर कर लिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर जागीर। अब इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पहले देखो, कल हमने जो पढ़ा था उसमें एक चीज़ हम भूल गए थे, इम्पोर्टेंट ग्राफ था V और I का ग्राफ। V प्रोपोर्शनल टू I था, तो इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हो, बेसिक आपने पढ़ा है। लेट दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 और उसके क्रॉसपॉन्डिंग करंट कितनी फ्लो हुई, I1। पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा, मैं V2 पहुंच गया, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ उस V2 के क्रॉसपॉन्डिंग आपकी करंट I2 फ्लो हो रही। तो यहाँ से मैं एक स्लोप निकाल सकता हूँ, ये थीटा एंगल, क्योंकि थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। थीटा 0 है तो स्लोप नहीं है, ठीक है। तो ये थीटा है स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। क्यों टेन थीटा, क्योंकि मुझे देखो इस I2 और I1 का गैप मुझे पता है, दैट इज डेल्टा I। V1 और V2 का गैप पता है, यहाँ से यहाँ का डेल्टा V। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा आ गया। V अपॉन I तो R होता है, ओम्स लॉ पढ़ा आपने, V इज इक्वल टू आई आर, एंड फ्रॉम हियर R इज इक्वल टू V अपॉन I। लेकिन हमारे पास कौन है, V अपॉन I की जगह I अपॉन V है। इसका मतलब मुझे क्या मिला, इसको ये लिख दो, मुझे क्या मिला, 1 अपॉन R मिला, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस VI ग्राफ हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R मिल जाएगा। यानी इसकी हेल्प से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है V और I के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे आगे के डेरिवेशंस में, जिनमें से पहले टर्मिनोलॉजी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, 10th क्लास तक का लेवल का अपन ने पढ़ लिया। नाउ करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी। अब जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको बेसिक डेंसिटी का फॉर्मूला क्लास 11th में भी आया था और 9th में भी आया था। वहाँ जो बेसिक फॉर्मूला डेंसिटी की बात कर रहा हूँ वो आया था, दैट रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो इसी को अपन चेंज करने वाले हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इसी को अपन चेंज करने वाले, मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा आपने। करंट डेंसिटी यानी मुझे करंट की डेंसिटी निकालनी, इसका मतलब अब मास नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ऊपर, ऊपर तो करंट आएगा। अब नीचे क्या वॉल्यूम आएगा क्या, नहीं, वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम क्यों नहीं आएगा, तो हमने देखो पढ़ रखा है कि करंट की जो डेफिनेशन याद करो वो क्या था, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम। एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। I आया यार फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो वहां उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे कितनी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उस पर करंट की डेफिनेशन बनी हुई थी। यानी करंट का मेजरमेंट हम एरिया से कर रहे हैं, वॉल्यूम से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ करंट के डिवाइड में कौन आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। और ऐसा अगर मैं कर दूंगा यानी करंट अपॉन एरिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, करंट डेंसिटी, जिसका सिंबल क्या है, J। इसका सिंबल क्या है, J। तो फॉर्मूला क्या बन गया, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन एरिया, I अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला बन गया। यहां से इसकी SI यूनिट की क्या आएगा, करंट एम्पियर, और एरिया मीटर स्क्वायर, ये आपका SI यूनिट आ गया। एक्चुअल में ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्चुअल में क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मान लो इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे कट कर दूं, इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे कट कर दूं। अब इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, इस एरिया क्रॉस बात करूं तो करंट तो इसमें ऐसे फ्लो होने वाली है, लेकिन अब यहाँ जो एरिया है वो एरिया अब
उसका एरिया वेक्टर आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ ये एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। यानी अब इसकी जो करंट डेंसिटी आएगी वो एंगल थीटा पे साथ साथ डिपेंड करेगी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं जो क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें आपका एरिया वेक्टर यूज हो रहा है। ये आपकी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है जो आप याद रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्या है, अब कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस पढ़ा अपन ने, रेजिस्टेंस पढ़ा आपने। रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई करंट कोई कंडक्टर में आप चार्जेस फ्लो करना चाहते हैं, उस चार्जेस को कितना ऑपोजिशन मिल रहा है, कितनी दिक्कत आ रही है फ्लो होने में, उस दिक्कत का मेजरमेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा चार्जेस को फ्लो होने में दिक्कत आएगी, उतनी ही कम क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ, यू कैन से, डिफिकल्टी टू द चार्जेस टू फ्लो। उसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। कितना इजीली कोई कंडक्टर चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने देता है जिससे एक अच्छी करंट बन सके, यानी उसकी कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस मतलब वो कितना अच्छा कंडक्टर है, उसकी कितनी अच्छी से वो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने देता है। यानी ये उल्टा बिहेव कर रहा है किसका, रेजिस्टेंस का, और उससे इसका फॉर्मूला बन जाता है दैट कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टेंस कम। आगे बात समझ में। अब इसकी SI यूनिट भी बनाओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है SI यूनिट बनाना भी। देखो इसका आपने किसकी पढ़ी है, रेजिस्टेंस की पढ़ी, क्या होती है, ओम होती है। तो 1 अपॉन ओम है तो यूनिट क्या बनी, ओम इनवर्स बनी। और इसी को एक नाम से और उल्टा कर दो, ओम का इनवर्स कर दो। ओम का उल्टा मतलब पहले M फिर H फिर O, मो, ये बोलते हैं। बेसिक वाले अपन चल रहे हैं सिलेबस में, NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पर अभी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। सिंपल जो अपनी रिक्वायरमेंट है राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए, उतना ही अपन कवर कर रहे हैं, यानी NCERT को लेके साथ चल रहे हैं। ये कंडक्टेंस हो गया। अब एक टर्म वहां पढ़ी थी अपन ने, कौन सी, रजिस्टिविटी। क्या पढ़ी थी, रजिस्टिविटी। अब यहां मैं उसी रजिस्टिविटी का उल्टा क्या बता दूं, कंडक्टिविटी। क्या नाम दे दिया, कंडक्टिविटी नाम दे दिया, जिसका सिंबल क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा हमने फर्स्ट चैप्टर में यूज किया था किसके लिए, चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। दोबारा यूज कर रहे हैं, यहाँ किसमें यूज कर रहे हैं, वो कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस आया, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का सिंबल हमने रो यूज किया था। डेंसिटी के लिए भी रो यूज करते हैं 11th क्लास। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कल के लेक्चर में, यानी पुराने वीडियो में, कि रेजिस्टिविटी के लिए अपन रो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंडक्टिविटी क्या हो गया, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। अब यहां से देखो SI यूनिट निकालें इसकी। SI यूनिट की बात करूं मैं तो SI यूनिट देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की कल आपने देखी थी क्या होती है, ओम मीटर होती है। लास्ट वीडियो में, बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट में हमने रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसकी यूनिट कितनी होती है, ओम मीटर होती है। तो अब क्या करोगे, ये ओम मीटर यहाँ रखोगे, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, और इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, इस मो को, सॉरी ओम को यहाँ पे मो लिख दीजिए और मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट आपकी बन जाएगी। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी विच इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए से स्टार्ट करते हैं। एज पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये होता है। देखिए इसको ऐसे लीजिए, ये आपको फॉर्मूला बता रखा है। रिलेशन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस।
जिसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट था और एक डेरिवेशन था माइनस dV/dr था ना, और हमने कैपेसिटर वाले केस में भी बहुत इसका यूज किया है। अब यहाँ आप देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E/R, लेकिन सपोज मैंने एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर के लेंथ L है और उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इलेक्ट्रिक फील्ड E बना। तो जब यहाँ के पोटेंशियल अक्रॉस अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी वैल्यू अगर अपन देखें E है, तो एक रिलेशन आता है, उस कंडक्टर की लेंथ अगर L है तो V = EL आ गया। आगे समझ में, ठीक है। एंड इसको इक्वेशन 1 दे दो, एंड बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने डेरिवेशन किया है, ओम्स लॉ क्या कहता है, दैट V = IR। और इन द लास्ट वीडियो वी कम अप विद द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज R = ρL/A। आई होप आपको याद होगा। आगे सुन, तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिया, V अब यहाँ देखो I/A, आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है I/A विच इज करंट डेंसिटी। तो I/A करंट डेंसिटी, उसको मैंने J ले लिया, इधर रो है और ये क्या बच गया आपका L बच गया। आगे समझ में। अब इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दीज आर द सेम पोटेंशियल विच अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर, लेकिन उनकी वैल्यू हमने अलग अलग फॉर्मूले से निकाली है, एक वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, एक ओम्स लॉ से निकाले, दोनों को इक्वल पुट कर दो। सो बाई इक्वेशन 1 and 2, by equation 1 and 2, your electric field EL is equal to current density, resistivity into L. This L cancel this L। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है, रो को मैं आगे ले आया, एक फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी, ये आपका साथ फॉर्मूला गया। इसी को अपन और रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये हटा देता हूँ एक बार, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए रजिस्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल होती है, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। तो इसको मैं E = 1/σ, अभी आपने पढ़ा इसी वीडियो में, इंटू J। तो इसको इधर भेज दो, तो मैं ये J तो लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कैसे किया मैंने, और इसको इधर भेज दिया, ये आ गया सिग्मा, किससे मल्टीप्लाई में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E के। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया रेजिस्टिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन आ गया, विच इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ अपन ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है इस वीडियो के अंदर, और अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इन दोनों वीडियो, पिछले वाला वीडियो इस वाले वीडियो के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं 1 by 1। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम CBSE 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप इनिशियली ये पहला कंडक्टर लीजिए जिसकी लेंथ L है, एंड लेट एक क्यूबिकल कंडक्टर, ये समझ गए कैसे, एक क्यूबॉइड कंडक्टर है, ठीक है, और इसकी एरिया A है, इसकी लेंथ L है। इसके अक्रॉस हमने V वोल्ट की एक बैटरी अप्लाई की, और इस V वोल्ट की बैटरी अप्लाई करने से इसके अंदर करंट I फ्लो हुई। आगे समझे। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अब आप इस कंडक्टर को इसके एक्सिस यानी पैरेलल टू एक्सिस, इसको यानी अलोंग द एक्सिस, इसको आप 2 पीस में तोड़ दीजिए। तो अगर उसको मैं 2 पीस में तोड़ दूंगा तो अब ये 2 बन गए, और उनको फिर इस तरह से अरेंज कर दीजिए एक के पीछे एक, ऐसे। ऐसा करने से क्या हुआ, लेंथ L थी और लेंथ L आ गई, तो लेंथ आपकी कितनी हो गई, अब टोटल 2L लेंथ हो गई। लेकिन साथ साथ क्या फ़र्क पड़ा, साथ साथ आप देख रहे हो पहले का एरिया A था, अब नया एरिया कितना है, A/2 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमें अभी भी इस कंडीशन में करंट I चाहिए। क्यों, पॉसिबल है क्या, I चाहिए मतलब क्यों, इसने से क्यों कहा, क्या I कम हो रही है या I बढ़ जाएगी।
क्या होता है, आपने वीडियो में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ द रेजिस्टेंस इंक्रीज। आपने लेंथ इंक्रीज कर दी, आपने लेंथ डबल कर दी, तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से आपकी करंट डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से यानी लेंथ इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब आपको करंट को सेम मेंटेन रखना पहले वाली। इसका मतलब अब जो बैटरी पहले V वोल्ट की इसके क्रॉस थी, उस V वोल्ट की बैटरी से काम नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप उस बैटरी की पावर यानी उसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो रेजिस्टेंस ने करंट कम की है विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल, आप उसकी करंट को वापस उस लेवल पे लेके आ जाओ जहां से वो कम होके आई है। आएगा क्वेश्चन समझ में? चलिए शुरू करते हैं। यानी अब हमें क्या है, दोनों केस में करंट चाहिए। दोनों केस में क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो अपन ohm's लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, इस केस में रेजिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? देखिए इस केस में फॉर्मूला बनेगा R इजिकल टू रो L अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं। अब उसी पीस को आपने काटा है तो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की होती है। अगर ये पहले कॉपर का है तो अभी भी कॉपर का बना पड़ा है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब दूसरे केस में अगर मैं देखूं, दूसरे केस में R डैश रेजिस्टेंस निकालता हूं, कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी तो रो ही है, लेंथ आपकी पहले से डबल हो गई है और एरिया पहले से आपका हाफ हो गया। तो अब नया रेजिस्टेंस आपको जो मिला है, इस 2 को ऊपर भेज दो, 2 × 2 4 रो L अपॉन ए। रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए क्या है? आपका इनिशियल R। इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ डबल करने से आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अब देखिए क्या करना है आपको, आपको करंट वही मेंटेन रखनी है। यानी आपका इस केस में ohm's लॉ से फॉर्मूला क्या लगा? V इजिकल टू IR। तो इस केस में आपको फॉर्मूला लगाना है V डैश इजिकल टू IR डैश। मैंने I डैश नहीं लिया है कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि करंट आपको वही फ्लो करनी है। तो पहले भी I थी, अब भी I है, लेकिन V चेंज हो गया है, R चेंज हो गया। क्यों? R चेंज जब हो गया तो आपको V चेंज करना पड़ेगा। अब नया V कितना आएगा? तो देखो यहाँ से निकालेंगे। पुराने वाला V है, नया वाला V इजिकल टू I की वैल्यू तो वही है, R डैश की वैल्यू कितनी है? 4R। तो यहाँ से देखिए आपका V डैश इजिकल टू 4 I इंटू R यानी पहले वाला वोल्टेज। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपने पहले 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इसके अक्रॉस आपको 8 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, तब जाके आपकी करंट जो डिक्रीज हुई है लेंथ बढ़ाने से वो वापस उसी लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। CBSE 2018 में आया हुआ है। देखो इस पे एक्चुअली दिखने में बड़ा सिंपल सर्किट सा है, बस यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ये एक सर्किट गिवन है इन विच दे आर 2 सेल्स, 2 सेल लगे हुए, 2 बैटरी लगी हुई, एक 10 वोल्ट की, एक 200 वोल्ट की, विच आर कनेक्टेड थ्रू ए 38 ओम रजिस्टर। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। तो यहाँ जो देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे 2 सेल है। देखो ये अपने पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करना चाहेगा, ठीक है, और ये अपने पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करना चाहेगा। अब एक ही वायर में 2 डायरेक्शन से करंट अगर आती है तो वो ऐड तो होगी नहीं, क्योंकि ये अपना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, ये अपना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट कर रहा है। अगर ये इस तरह से होता, अगर ये इस तरह से होता, इसकी बैटरी ऐसे होती, इसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट ऐसे फ्लो होती और इसकी पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे फ्लो होती, यानी दोनों केस में करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो होती, तो दोनों के सेल की करंट ऐड हो जाती, उससे हम दोनों का वोल्टेज ऐड करते। लेकिन अपने क्वेश्चन में दे रखा है एक की क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज। ये अपनी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और ये आपकी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो कर रहा है।
इस सिचुएशन में ये एक दूसरे की पावर को डिक्रीज करने की कोशिश करें, लेकिन होगा क्या, अल्टीमेटली बड़ा बैटरी कौन सी है, ये है, ये डोमिनेट करेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो इसका करंट को कम कर देगा। यानी करंट फाइनली तो ऐसे फ्लो होने वाली है, बैटरी 200 वाली के पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होने वाली है, लेकिन जब इसका इफेक्टिव पोटेंशियल की बात करूं, वो कितना आएगा, 200 में से 10 वोल्ट कैंसिल होगा, कितना आएगा, 190 वोल्ट आएगा। आगे सुन, तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल आएगा इस केस में। रेजिस्टेंस आपको गिवन, अब तो क्वेश्चन आपका हलवा सा हो गया, अब बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ohms लॉ लगाएंगे, I इजिकल टू क्या होता है, V/R, एज V इजिकल टू IR, बड़ा सिंपल है। V कितना है आपका, V है आपका 190 और R कितना आपका 38, फाइनल कितना आ गया 20 एम्पियर करंट फ्लो होगी इस सर्किट से, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। एक बड़ा अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को लेके, और नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मिलेंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस है वो करेंगे और ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच।